हेलो दोस्तों, प्रीमिक्स 2023 में आपका स्वागत है। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 5 सवाल आपसे डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप उनके सवाल नोट करें और एंड में मार्क्स अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लोक अदालत। स्टेटमेंट नंबर 1, लोक अदालत shall have the same powers as are vested in a civil court. Second, NALSA along with other legal service institutions conducts lok adalat. Third, only civil cases and not criminal cases can be settled in a lok adalat. Fourth, every award made by lok adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute. आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को नोट कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए? दोस्तों, जवाब है सी, 1, 2 and 4 ओनली। देखिए, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोक अदालत के पास वैसी पावर्स होती हैं जैसी सिविल कोर्ट के पास होती हैं। इसका मतलब वो समन्स इशू कर सकता है, वो हियरिंग्स कंडक्ट कर सकता है, वो एविडेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, इनफैक्ट वो एविडेंस के लिए मांग सकता है अथॉरिटीज से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। साथ ही साथ नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के अंडर काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो लोक अदालत करवाती। सो लोक अदालत बेसिकली एक स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको प्रोवाइड किया गया है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। तो इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत लोक अदालत कंडक्ट की जाती। और लोक अदालत जो हैं वो सिर्फ सिविल केसेस को नहीं हियर करती, स्मॉल क्रिमिनल केसेस को भी हियर करती हैं। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि लोक अदालत का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सिविल केसेस वहाँ सुने जाएंगे, छोटे क्रिमिनल केसेस भी वहाँ सुने जा सकते हैं। और आखिरी कि लोक अदालत का अवार्ड जो है फाइनल और बाइंडिंग होगा, ये बिल्कुल सही है। व्हाई? बिकॉज लोक अदालत इज बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म वेयर बोथ द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट हैव एग्रीड दैट वी विल कम एंड एक्सेप्ट लोक अदालत अवार्ड। लोक अदालत की जजमेंट को जजमेंट नहीं कहा जाता, उसे अवार्ड कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो आप देख सकते हो कि भारत के अंदर सबसे पहली बार गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था जब लोक अदालत कैंप की शुरुआत हुई थी 1982 में, 1982 में। और इसका पर्पस था कि इनफॉर्मल, चीप और एक्सपेडिशियस जस्टिस डिलीवरी प्रोवाइड की जाए कॉमन लोगों को, और साथ ही साथ जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी पेंडेंसी को भी रिड्यूस किया जाए। तो सभी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दी है। सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में जो केसेस कंपाउंडेबल होते हैं वो लोक अदालत के पास जा सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर द लिस्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस विच कैन बी क्रिमिनल, विच कैन बी सिविल एज वेल, बट दे आर द वंस जिसके अंदर आप सेटलमेंट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मर्डर कर देना, किसी को मार देना इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिलेवेंट पार्टीज जो हैं आपको माफ भी कर देती हैं, आपने जिसका मर्डर किया है उसके परिवार वाले आपको कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हमने केस नहीं ले जाना है आपके विरुद्ध, ठीक है। सो यू कैन नॉट से कि भाई ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ही सिर्फ लोक अदालत के पास जा सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी सीरियस ऑफेंस लोक अदालत के पास नहीं जा सकते हैं। और हर अवार्ड जो है वो फाइनल और बाइंडिंग रहता है। दिस इज क्लियर। एंड ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है कि लोक अदालत की अपील अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे जाएगी। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल लीव पिटीशन की पावर्स होती है, और उस आर्टिकल 136 की पावर्स के अंदर कोई पर्टिकुलर लोक अदालत के अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप अपील के थ्रू इसमें नहीं जा सकते हो। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, 1987 में फ्री लीगल एड टू द पुअर वाले कॉन्सेप्ट को या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। इसके थ्रू हर नेशनल लेवल से लेके तालुका लेवल तक आपने, यानी कि सब डिवीजन लेवल तक आपने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाई थी, ठीक है। और इन्हीं का काम होता है लोक अदालत कंडक्ट करना। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूपीएससी पहले भी इस तरीके का सवाल पूछ चुका है, जहां पे उसने ये पूछा कि लीगल
सर्विसेज फ्री में मिलने का किसको एलिजिबिलिटी है, तो एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। द पर्सन्स हु आर एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज आर विमेन एंड चिल्ड्रन, नंबर 1, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हुए मेंबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कमेन, मास डिजास्टर, वायलेंट फ्लड या ड्रॉट या अर्थक्वेक के विक्टिम्स, डिसेबल्ड पर्सन्स या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स इन कस्टडी, पर्सन्स हुज एनुअल इनकम इज नॉट मोर देन 1 लाख, ठीक है, और ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं इनको ही यहां पे इंक्लूड किया जाता है। ओल्ड पर्सन्स या इस तरीके की कोई और कैटेगरीज नहीं है, यही 8 कैटेगरीज हैं जिनको फ्री लीगल एड दिया जाता है। सवाल नंबर 2 पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिमिट द सॉवरेंटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? यू कैन पॉज द स्क्रीन, रीड द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, इनमें से कौन से फैक्टर्स भारत की संसद, भारत के पार्लियामेंट की सॉवरेंटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं? द आंसर इज द फर्स्ट 3। अब यहां पे अगर फंडामेंटल राइट्स लिखा होता देन डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन द आंसर। फंडामेंटल राइट्स नहीं लिखा है, ड्यूटीज लिखा है, और ड्यूटीज गवर्नमेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाती, इनफैक्ट एक दायरा बनाती है आप लोगों के आसपास। सो आप देखते हैं कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर देयर इज अ amalgamation or there is a balance between 2 systems. One is parliamentary sovereignty and the other is judicial supremacy. और भारत ने इसको सिंथेसाइज किया है इस तरीके से कि ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है इंडिया के अंदर और ना ही जुडिशरी जो है 100% सुप्रीम है। दोनों के बीच में आपस में चेक्स और बैलेंसेस बने हुए हैं। अगर हम यूके के संविधान या यूके के लीगल सिस्टम को देखें तो वहां पे पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, तो पार्लियामेंट जब चाहे जैसे चाहे लॉज को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट किसी भी कानून को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही क्यों ना हो, बदल सकती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन। एंड लास्ट में पार्लियामेंट्री लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाता है ब्रिटिश जुडिशरी के द्वारा, ये कहते हुए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। वेरएस भारत के अंदर भारत की पार्लियामेंट की पावर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और सॉवरेंटी उसके पास नहीं है, यानी फाइनल अथॉरिटी उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, रिटन है, एक बुक है। उस बुक को बदलने के लिए, अमेंड करने के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर का मैकेनिज्म दिया हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट लेके आना है जिससे स्टेट और सेंटर के रिलेशंस बदलेंगे तो आपको स्टेट्स की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ने डिमार्केशन किया हुआ है कि पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है और स्टेट की लेजिस्लेचर कौन से सब्जेक्ट्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला जो प्रावधान है जिसमें हम 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट्स देखते हैं, दैट प्रोविजन ऑल्सो is the something that limits the power of the parliament, because only the list, the subjects in the concurrent and the union list, they can be enacted upon by the parliament. तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि जुडिशियल रिव्यू भी या जुडिशरी अगर हमारी इंडिपेंडेंट है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है भारत की पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करने में, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पार्लियामेंट ने चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पास किए हों, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसे एब्रोगेट भी कर सकती है। जिस तरीके से उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 जिसके थ्रू NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया गया था, उसे निगेट कर दिया था, ये कहते हुए कि दिस इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगेन क्लियर कट एग्जांपल कि पार्लियामेंट की पावर या सॉवरेंटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और आखिरी फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑफ कोर्स अगर ये फंडामेंटल राइट्स होता तब ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट को, बट fundamental duties is not a restriction on them. Fundamental duties is a restriction on you, listed in Article 51 capital A of the Constitution. थर्ड क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए स्क्रीन को, अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद मेरी डिस्कशन को ध्यान से सुनें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिविलेजेस कमेटी। तो प्रिविलेजेस कमेटी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट, राज्यसभा डज नॉट हैव अ प्रिविलेज कमेटी, whereas because Rajya Sabha has a house committee that looks into matters of privilege. Number 1 question. Number 1 statement. Second statement, in Lok Sabha committee
privilege committee consists of 15 members elected by the members of the house by proportional representation with single transferable vote. ठीक है, यह है सेकेंड स्टेटमेंट. और थर्ड स्टेटमेंट है इन लोकसभा इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. ठीक है, सो द राइट आंसर इज, जल्दी बताइए, द राइट आंसर इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही नहीं थी, ये तो ऑप्शन से समझ आ गया, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट सही थी ये देखना जरूरी है. सबसे पहली स्टेटमेंट, राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी है, हाँ है. सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहीं पे डिफाइंड नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है, ना ही किसी कानून या लॉ के अंदर डिफाइंड है, बट उनको उनके अलग अलग सोर्सेज हैं जिसको मैं अपने कोर्सेज में डिस्कस करता हूँ. यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो राज्यसभा में भी होती हैं, लोकसभा में भी होती हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं, और ये प्रिविलेजेस ब्रीच अगर होता है तो मैटर रेफर किया जाता है प्रिविलेज कमेटी को. लोकसभा में भी ये कमेटी है, राज्यसभा में भी कमेटी है. तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत. दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई गलत, क्योंकि जो 15 मेंबर, जो 15 मेंबर इस कमेटी के अंदर लोकसभा में होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, दे आर नॉट इलेक्टेड. दोस्तों, मैंने पार्लियामेंट्री कमेटीज से रिलेटेड एक डिस्कशन किया है जिसको फ्यू मिनट सीरीज में मैंने डिस्कस किया है. मैं आगे आने वाले हफ्तों में भी पार्लियामेंट्री कमेटीज को जरूर कवर करूंगा, वहां से भी आप इस प्रिविलेजेस कमेटी के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी फुल लेंथ टेस्ट्स यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी को फाइनल एक टच देने के लिए फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको 1500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी 9 फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज, और इसके ऊपर लगेगा 20% डिस्काउंट अगर आप इस्तेमाल करते हो कोड प्रीलिम्स 2023. सो यू विल गेट 20% एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस वैल्यू. तो डिस्काउंट निकाल लो, CSAT पढ़ते हो है ना, 1200 तक आ जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सॉट टू कर्ब सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट. थोड़ी सी अंग्रेजी इंग्लिश थोड़ी सी इसमें है, लेकिन एक बार वो समझ गए तो फिर आपने क्लियरली इसका आंसर आपको नजर आ जाएगा. दोस्तों, द आंसर इज डी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट का क्या मतलब है? जब आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए वोटर, तो आप ये सोचते हैं कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है वही पार्टी शासन करेगी, रूल करेगी, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. लेकिन अगर डिफेक्शन हो जाता है, अगर डिफेक्शन मास डिफेक्शन के तौर पे हो जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टी के बहुत सारे लोग इकट्ठे दूसरी पार्टी में स्विच कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो एक मैंडेट को झुटलाया जा रहा है, क्योंकि आपने एक एक्स पार्टी को वोट दिया था, उसके सभी इलेक्टेड लेजिस्लेटर जो है वाई पार्टी में चले गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल या इलेक्टोरल मैंडेट डिफीट हो गया. दैट इज द मीनिंग. अब 91st अमेंडमेंट ने इसको कैसे ठीक किया? 91st अमेंडमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट योर एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, इट ऑल्सो हैड अदर प्रोविजंस, और भी प्रावधान थे इसके. आप मुझे कमेंट्स में बताएं व्हाट वर द अदर प्रोविजंस ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. बट 2 ऑफ इट्स प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्टोरल मैंडेट. दैट इज नंबर 1, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर MP या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर MLA अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर 10th शेड्यूल, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था. अब जब 10th शेड्यूल के अंदर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज एन MP और एन MLA, ही और शी विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, एंड ही और शी विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अ पॉलिटिकल पोस्ट, रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस के. तो आप ये देखो कि पहले क्या होता था, 6 महीने का टाइम, जैसा कि आप जानते हो कि कोई बंदा मिनिस्टर रह सकता है 6 महीने तक अंटिल अनलेस ही बिकम्स MP और MLA. अब क्या होता था, अगर बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता था एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू रहता था क्योंकि 6 महीने उसके पास होते थे. बट दिस लॉ एक्चुअली सेड कि अब वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है. दूसरी चीज इसने ये कही कि इफ 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी decided that they want to join another party,
ध्यान रखना है शिवसेना वाला केस नहीं है, यहाँ पे तो ज्वाइन अनदर पार्टी हो रहा है, इसका मतलब वो अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। शिवसेना का केस अलग है जो आपने रिसेंटली देखा है, क्योंकि वहां पे पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया गया था, वहां पे ये कहा गया था कि हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी ओरिजिनल शिवसेना है। तो ये जो अगर 1/3 लोग मेंबर्स जो हैं अलग हो जाते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन उनकी नहीं होती है, दिस क्लॉज वाज रिमूव्ड। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट इफ 30 मेंबर्स वर इलेक्टेड एंड 1/3 10 ऑफ देम दे सेड, या 10 से ज्यादा लोग they said that we want to move to other party, they were allowed and they were not disqualified। ये प्रावधान जो है हटा दिया गया, तो इलेक्टोरल मैंडेट यहां साफ है। आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट एम्स टू अचीव ODF++ स्टेटस फॉर ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स इन इंडिया। सेकेंड, इट हैज एडेड अ कंपोनेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम 2021। हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ये 2020 में 21 में इसकी शुरुआत हुई थी, बजट के थ्रू इसको अनाउंस किया गया था और इस स्कीम के अंदर कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। कौन से टारगेट इनमें से सही है आपने बताना है। सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज डी। ना तो पहली स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरी स्टेटमेंट। दोस्तों, आई हैव डिस्कस्ड all the major government schemes of the year in my course of polity and governance and social issues। तो मैंने 40 से 45 घंटे के अंदर अंदर डिस्कस किए हैं सारे के सारे पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड स्टैटिक करंट अफेयर्स एज वेल एज सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज और स्कीम्स जितनी भी न्यूज़ में रही हैं वो मैंने डिस्कस की हैं। और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप एनरोल करते हैं, आप मिशन 2023 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो सेम कोर्स आपको 1600 में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है। और इसी जगह मैंने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 भी डिस्कस किया है, जिसको मैं आपको बता देता हूं कि ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस यहां पे क्या होता है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और इसके अंदर गार्बेज फ्री सिटीज का भी एक प्रोग्राम चलता है। बेसिकली क्या होता है कि ODF प्लस और ODF++ ये 3 टाइप्स के स्टेटस मिलते हैं हमारे भारत के अंदर सिटीज को इन द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ODF या ओपन डेफिकेशन फ्री तो 2019 में पूरा इंडिया डिक्लेयर हो गया था कि देयर इज नो ओपन डेफिकेशन इन इंडिया। ओपन डेफिकेशन फ्री होने का मतलब है कि सर्वे करने के दौरान यह पाया गया कि पूरे शहर की लिमिट में कोई भी खुले में शौच या ओपन डेफिकेशन नहीं कर रहा था। सेकंड, ODF+ होने का मतलब यह होता है कि ODF की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो ही रहा है, दैट मींस नो ओपन डेफिकेशन इज देयर। बट सेकेंडली आप ये भी कहते हो कि सब जगह पे सैनिटरी लैट्रिन्स जो सीवरेज से कनेक्टेड हैं वो बन चुके। इन सैनिटरी लैट्रिन्स जहां पे सीवरेज मैन्युअली लेके आना पड़ता है वो नहीं, सैनिटरी लैट्रिन्स बन चुके हैं, वॉशरूम्स बन चुके हैं पूरे कम्युनिटी के अंदर, तो उसे कहा जाता है ODF+। और ODF++ तब होता है जब आप ये इंश्योर करते हो कि जितना भी वेस्ट वाटर घरों से निकल रहा है, दीज क्राइटेरिया विल बी देयर। जो पहले वाले हैं वो तो है ही है, वो खुले में शौच नहीं होना चाहिए, सैनिटरी लैट्रिन्स होनी चाहिए। बट ODF++ में इसके अलावा एडिशनली देयर शुड ऑल्सो बी प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फॉर द ब्लैक वाटर एज वेल एज द ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर वो स्ट्रीम होती है जो आपकी रिसाइक्लेबल वाटर है, इन सिटू रिसाइक्लेबल वाटर, यानी कि आपके किचन से जो वेस्ट, जो लिक्विड वेस्ट आ रहा है और आपके वॉशरूम से, शावर से और वॉश बेसिन से जो वेस्ट आ रहा है उसकी बात हो रही है। वहां से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको ऑन साइट रिसाइकल करके गार्डनिंग वगैरह में इस्तेमाल उसका कर सकते हो, गाड़ी धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका सीवेज वाला वेस्ट है, यानी कि जिसके अंदर आपका जो है टॉयलेट वाला वेस्ट आता है, वो ब्लैक वाटर की तरह माना जाता है। जब इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पूरे शहर में अवेलेबल हो तो उसे कहा जाता है ODF++। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर दोस्तों ODF+ स्टेटस सब स्टैट्यूटरी टाउन्स के लिए बोला गया है, बट इट इज नॉट ODF++ स्टेटस। ODF++ स्टेटस जो है वो उन शहरों के लिए टारगेट रखा गया है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। तो 1 लाख से कम पॉपुलेशन वालों के लिए ODF++ स्टेटस टारगेट रखा गया है। और आखिर में
क्या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का इसमें कंपोनेंट है? नहीं यार, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तो आपके दूसरे कंपोनेंट, दूसरे मिशंस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अमृत 2.0 के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन के अंदर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात होती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं और मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारे कोर्सेज पे एनरोल करेंगे 2023 के 20% डिस्काउंट इस वक्त आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपके पास 2-3 तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें से यू कैन गेट द कोर्सेज एट 10,800 एज वेल, जहां आपकी आंसर राइटिंग भी होगी, प्रीलिम्स एमसीक्यू भी होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे, ऐसे भी होगा, सारा वीडियो कंटेंट और जीएस के नोट्स होंगे। 10,800 में अवेलेबल हो सकता है। और अगर आप रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं, RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको उस पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद।